Good morning, everyone. Today we are going to learn about expansion of the company rule. The English government passed a regulating act in 1773 AD. इंग्लिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था जो कि कब किया था 1773 में, अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल एंड ऑल द ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी वेयर ब्रॉट अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल। जो कि बंगाल में एक गवर्नर बनाया जाएगा और वो गवर्नर क्या करेगा, उसके पास डायरेक्ट कंट्रोल होगा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पूरी की पूरी कंपनी का जो भी ट्रेड है, लेन देन या फिर बिजनेस है। द मुंबई मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल वेयर ब्रॉट अंडर हिम, और उनके अंडर में मुंबई एंड मद्रास के गवर्नर भी काम करेंगे। थर्स वेरिन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नोट दिस पॉइंट, आवर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज हु इज first governor general of India is Warren Hastings. Okay, write in your notes. During his tenure, the first Maratha war and the second Mysore war with Hyder Ali of Mysore was waged. First Maratha war, second Mysore war. With whom? Hyder Ali of Mysore was waged. पहला मराठा वॉर और दूसरा मैसूर वॉर किसके साथ हुआ था? वैरन हेस्टिंग का हैदर अली के साथ मैसूर में। द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर साइमल्टेनियसली। मराठा और मैसूर दोनों को एक साथ फेस करना पड़ रहा था, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही थी। कॉर्नवालिस टुक ओवर एज गवर्नर जनरल आफ्टर वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग के बाद कौन आए? कॉर्नवालिस आए, क्योंकि उनसे संभाला नहीं जा रहा था इसीलिए। ड्यूरिंग द टेंचर ऑफ कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विद टीपू सुल्तान। और कॉर्नवालिस के टाइम में थर्ड मैसूर वॉर टेक प्लेस हुआ, वो किसके साथ हुआ? टीपू सुल्तान, फेमसली नॉन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। और टीपू सुल्तान को ही हम क्या बोलते हैं? टाइगर ऑफ मैसूर। द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विद द मराठास एंड द नजीम टू डिफीट द टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान को क्या था कि उसको हरा तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि संधि कर लेते हैं एक दूसरे से, नजीम और मराठा से हाथ मिला लेते हैं, किसको हराने के लिए? टीपू सुल्तान को। टीपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्स एंड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी। और टीपू जो कि इन दोनों लोगों से, मराठा और नजीम से, इन लोगों से जीत नहीं पाए, तो उन्होंने ट्रीटी साइन कर दी। ट्रीटी मतलब समझौता उन्होंने कर लिया। अब देखो, आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन शॉर बिकम द गवर्नर जनरल ड्यू टू सम रिजिड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय हिम। अब क्या था कि कॉर्नवालिस के बाद कौन बने गवर्नर जनरल? सर जॉन शॉर। उन्होंने एक रिजिड पॉलिसी अपनाई, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉलिसी अपनाई। द ईस्ट इंडिया कंपनीज फेम डिक्लाइन एंड मराठास बिकम स्ट्रॉन्गर। और धीरे धीरे थोड़ा वीक पड़ रहे थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो रही थी, अपना फेम मतलब जो उनका पावर था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, और मराठास वहाँ पर क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग हो गए। सो गवर्नर जनरल वेस्लेसी हु केम अंडर जॉन शॉर गॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम इन इंडिया। वेस्लेसी को क्या कर दिया, फिर सुप्रीमेसी दे दी, और कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? गवर्नर जनरल वेस्लेसी को, और वो वहाँ पर इंडिया में संभालने लगे। फ्रॉम दिस वेस्लेसी इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम उन्होंने ही लाया था। किन्होंने? वेस्लेसी ने। द कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट्स अडॉप्टेड अंडर दिस आर एज फॉलोज। अब इसके अंदर क्या था कि क्या क्या चीज़ें होने वाली, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की है। टर्म्स एंड कंडीशन देखो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का। द आर्मी ट्रेन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम। अब आर्मी कौन पूरी की पूरी ट्रेन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बदले स्टेट को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविजंस विद इक्वलेंट इनकम टू द ब्रिटिश। अब क्या है, आर्मी तो प्रोवाइड करके दे रही थी, आर्मी वो स्टेट में भेजेंगे। जैसे कि पर्टिकुलर गुजरात में अगर ज़रूरत पड़ रही है आर्मी की, तो ब्रिटिश भेजेगी गुजरात में। उसके बाद जो भी आर्मी का खर्चा होगा वो कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गुजरात पे करेगा। किसको? ब्रिटिश को। विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रीटी विद अदर स्टेट्स। अब क्या है, कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश की,
उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी अगर मुझे किसी के साथ दोस्ती करनी हो या फिर किसी के साथ झगड़ा करना हो। तो किसका पहले साइन लेना पड़ेगा, किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ब्रिटिश की। और ना ही मैं कुछ ट्रीटी भी साइन कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली। अब क्या है, इसके अंदर एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव हर एक स्टेट में होगा, जैसे कि गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, केरला, ये सब जगहों पर एक एक स्टेट होगा। तो वहाँ पर एक कौन मिलेगा, एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक ब्रिटिश काउंसिल का आदमी वहाँ पर होगा। अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट, मतलब फॉरेनर्स को लेना ही नहीं है स्टेट में और कोई भी वहाँ पर काम कर नहीं सकता। और इसमें देखिए नीचे दिखा द स्टेट रूलर्स हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जो लोगों ने, जो स्टेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया था इनका सिस्टम, नजीम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सेकेंडे, बोसल, होलकर, ये सब स्टेट्स के नाम है जिन्होंने अडेप्ट कर ली थी इनकी पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की जो पॉलिसी थी वो। अब देखो दिस सिस्टम वाज लाइक स्वीट पॉइजन, सीधा सीधा ये क्या था, मीठा जहर था इंडिया के लिए, क्योंकि ये बताना कुछ और था। धीरे धीरे क्या हो रहा था, सुप्रीमेसी ये लोग सिर्फ एस्टेब्लिश कर रहे थे, बाकी कुछ था नहीं, हमारे फायदे की कोई भी चीज़ें नहीं थी। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम वेस्लेसी एनेक्स्ड मैनी प्रोविजंस एंड एक्सपेंडेड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे मैंने बताया था, उन्होंने क्या किया, अपना प्रोविजंस सब के वहाँ पर पहुँचा दिए उन्होंने और एक्सपेंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे एरिया उन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया और वहाँ पर पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट किसका कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। गवर्नर जनरल वेस्लेसी आस्क्ड टीपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विच ही रिफ्यूज्ड। टीपू सुल्तान को उन्होंने पूछा कि ये एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, तो उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। फॉर डिक्लाइनिंग द अलायंस सिस्टम द कंपनी विद द सपोर्ट फ्रॉम द नजीम अटैक मैसूर। अब नजीम का उनके पास सपोर्ट था, उन्होंने क्या कर दिया, मैसूर के ऊपर अटैक, सीधा सीधा टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक कब किया, 1799। ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर वॉर टीपू सुल्तान लॉस्ट हिज लाइफ, और वो एंड में फोर्थ मैसूर वॉर में क्या हो गए, मारे गए। वाइल फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ब्रिटिशर्स के सामने लड़ते हुए वो मर गए। आफ्टर वेस्लेसीज हेस्टिंग्स केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल। अब वेस्लेसीज का टेंशन खत्म हो गया, उसके बाद कौन आ गए, हेस्टिंग्स आ गए, वो गवर्नर जनरल बने। ही वेज ए वॉर विद नेपाल एंड मेड द गुरखास टू ज्वाइन द आर्मी। उन्होंने क्या किया, नेपाल के साथ वॉर लड़ा और गुरखास को क्या किया, अंदर लेकर आए आर्मी में। हेस्टिंग्स फॉट ए बैटल विद द पिंडारास एंड टू कंट्रोल ओवर देम। पिंडारास के साथ भी उन्होंने लड़ाई की और वहाँ पर भी क्या कर लिया, अपना कैप्चर कर लिया और कंट्रोल वहाँ पर भी ले लिया। विद द थर्ड मराठा वॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द कंपनी वाज एस्टेब्लिश। और थर्ड मराठा वॉर हुआ, वहाँ पर अपनी कंपनी ने क्या कर लिया, एस्टेब्लिशमेंट कर लिया। सुप्रीमेसी मतलब पावरफुल पावर आ गया था उनके पास। इन कंपैरिजन टू द अर्लियर गवर्नर जनरल्स विलियम बेंटेक, अब क्या है, जो पहले के गवर्नर जनरल थे अब आए विलियम बेंटेक, इज नॉन एज लिबरल गवर्नर जनरल। बेंटेक थे बहुत लिबरली, मतलब उनको ये सब पॉलिसीज़ पसंद नहीं थी कि सारे के सारे जो पहले के गवर्नर जनरल लोग आए वो लोगों ने किसी का फ़ायदा नहीं किया, खास करके इंडिया का। सबको क्या किया, आपस में लड़ाया और कुछ नहीं किया, और फ़ायदा किसका हो रहा था, सिर्फ ब्रिटिशर्स का। तो बेंटेक थोड़ा अच्छे थे, उन्होंने ऐसा करना ठीक नहीं समझा। बेंटेक बिलीव्ड एट द dissatisfaction in different states due to the imperialist policy adopted by the previous general could not bring about any unity। और उन्होंने बोला जो ये लोगों ने भेदभाव करके रखा था अलग अलग स्टेट्स के साथ, और कोई स्टेट्स में लाइक मैसूर, बंगाल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स वो लोग क्या कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, इसीलिए यूनिटी ये लोगों में नहीं बन पा रही थी। सो ही वाज वेरी लिबरल इन हिज डीड्स, वो अपने काम में बहुत लिबरल थे। देन लिबरल कौन थे, विलियम बेंटेक। बेंटेक के बाद आए डालहौजी। डालहौजी केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल इन 1848। वो कब आए, 1848 में डालहौजी। ही वाज ए फीरियस imperialist। डालहौजी adopted the policy of annexation for the expansion of the company and British imperialism in India। अब उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई, एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब कैसे भी करके कोई भी जगह हम लोग क्या करेंगे, कंपनी के लिए एस्टेब्लिशमेंट जिसमें टोटली कंपनी का फ़ायदा हो। और इम्पीरियलिज्म इन इंडिया, इम्पीरियलिज्म का मतलब था साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब जैसे कि मैं हूँ,
मुझे इम्पीरियलिज्म करना हो, तो जैसे मैं गुजरात में रह रहा हूँ और मेरे पास फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है और पावर है, ताकत है, तो मैं ये मेरी ताकत और फोर्स से क्या करूँगा, यूपी है, यूपी को मैं क्या करूँ, ज़बरदस्ती क्या कर लूँ, कैप्चर कर लूँ। तो वो मेरी पावर से हुआ और मेरे पास मिलिट्री फोर्स था, इसीलिए। तो इम्पीरियलिज्म, कोई भी ज़मीन या स्टेट कैप्चर कर लूँ, वो इम्पीरियलिज्म। बिसाइड्स बीइंग एन इम्पीरियलिस्ट, डालहौजी वाज ऑल्सो ए रिफॉर्मिस्ट। अब क्या है, इम्पीरियलिस्ट तो थे वो, साथ साथ में क्या थे, रिफॉर्मिस्ट, मतलब नई नई चीज़ें बनाते रहते थे और उनको चेंजेस बहुत पसंद थे, इसीलिए वो चेंज करते रहते थे। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन मुंबई थाने, एडी वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इंग्लिश एजुकेशन एक्सेट्रा वेयर ऑल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेंचर। अब जो रेलवे लाइन थी इंडिया मुंबई टू थाने 1853 में, वो कौन लेकर आए थे, डालहौजी ही लेकर आए थे। ही पास लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेट विडो रीमैरिज। उन्होंने सबसे पहले लॉ भी यही लाया कि चाइल्ड मैरिज क्या करनी है, बैन, मतलब बाल विवाह बंद करना है। एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, और जो विडो की रीमैरिज वाली ऑप्शन था उन्होंने ही लेकर आया था, जैसे जो विधवा हो जाती थी उनका वापस से शादी करना या शादी होना, वो ही लेकर आए थे। कौन लेकर आया था, डालहौजी। विद इन 100 years फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लाजी 1757 द ब्रिटिश रूल एंड द अम्पायर बोथ एक्सपेंडेड। अब क्या है, 100 साल गुजर चुके थे बैटल ऑफ प्लाजी से, ब्रिटिश रूल का एम्पायर भी बहुत अच्छा हो गया था और एक्सपेंड भी बहुत उन्होंने कर लिया था। बट इन द प्रोसेस दे हैड टू फेस द dissatisfaction of the Indian state, and this was manifested in the form of the first struggle for independence in 1857 AD। अब क्या है, डिससेटिस्फैक्शन, ब्रिटिश को तो बहुत फ़ायदा था, लेकिन ब्रिटिश के सामने एक डिफ़िकल्टीज़ ये थी कि इंडियंस क्या है, डिससेटिस्फैक्शन है, मतलब वो लोग खुश नहीं थे ब्रिटिश से, क्योंकि वो लोग सारा चीज़ तो ले रहे थे हमसे, हमको दे नहीं रहे थे कुछ भी, ना कुछ फ़ायदा हो रहा था। तो 1857 में फर्स्ट स्ट्रगल चालू हुआ, क्या करने के लिए, आज़ादी की आवाज़ उठाई 1857 में। इसके प्रीवियस टॉपिक में मैनिफेस्टेड दिया हुआ था, तो मतलब उसका वही था कि पब्लिक वहाँ की खुश नहीं थी। सोशल इम्पैक्ट ऑफ द वेट अ मिनट आई एम ऑन द लास्ट टॉपिक, आई थिंक सो, या हियर वी आर, फोर्थ टॉपिक। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ी कंपनी की, देखते हैं। When we evaluate the 100 years of the company rule in India, we realize that India, which had an invaluable position in the world in the previous centuries, become merely a country that produced raw material for England and prospective market for goods produced in factories। अगर हम 100 साल की बात करें तो 100 साल पहले जो हमारा भारत था वो क्या था, सोने की चिड़िया थी और बहुत पैसा था हमारे पास। कंपनी रूल इंडिया में आने से पहले बहुत पैसा था, बट वो अब ऐसा हो गया है कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर इंग्लैंड। हम क्या कर रहे हैं, इंग्लैंड के लिए एक रॉ मटेरियल बना रहे हैं और उन्हीं के गुड्स हमारे मार्केट में लाकर क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। मतलब हम उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं और उनका प्रोडक्ट हमारे इंडिया में लाकर वो लोग हमसे क्या कर रहे हैं, सोल्ड आउट या सेल करवा रहे हैं। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो पैसा कहाँ है, पैसा कहीं भी नहीं है, घूम फिरा के कहाँ पर जा रहा है, सारा का सारा ब्रिटिशियर्स के पास। बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, sugar, jute, Muslim 1708 to 1756, but after the dual power policy, the glitter, the economic prosperity of Bengal faded. अब बंगाल क्या था, कॉटन, क्लोथ, रॉ, सिल्क, शुगर, जूट, मुस्लिम, ये 1708 से लेकर 1756 तक बनाता और बेचता था बाहर देश में या इंडिया में। और ये सब चीज़ें ड्वेल पॉलिसी की वजह से क्या हो गई थी, एकदम ख़त्म हो गई थी और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि बंगाल की पूरी ख़त्म हो गई थी। ड्वेल पावर पॉलिसी का मतलब दो मुखी शासन। दो मुखी शासन का मतलब was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue was with British while the responsibility of people welfare was with the नवाब। अब देखो यहाँ पे हंसोगे आप लोग। अब बंगाल में क्या था, ड्वेल पॉलिसी थी, मतलब पावर किसको दिया जाएगा, देखो, वेयर बाय द पावर ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वाज विद द ब्रिटिश। जो भी पैसा
इकट्ठा करना हो या वसूल करना हो वो किसके पास होगा, ब्रिटिश के पास। ओके, और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल मतलब जिम्मेदारी किसको दी जा रही है, नवाब को। बंगाल का जो राजा होगा, नवाब होगा, उसको जिम्मेदारी दी जा रही है पीपल्स की। और पैसा कौन कलेक्ट करेगा, ब्रिटिशर्स। थस द ब्रिटिश गॉट द पावर विदाउट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ब्रिटिशर्स के पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट उनके पास क्या है, पावर है, क्योंकि पैसा मिल रहा है इसीलिए पावर मिल रहा है उनको। एंड द नवाब हैड द रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर। और नवाब के पास सारी जिम्मेदारी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी उसके पास क्या नहीं है, पावर नहीं है। ठीक है, नवाब हैड रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर, पावर नहीं है उसके पास। दिस वाज नॉन एज द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विच रिन्यूड बंगाल इकोनॉमिकली। और यही सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है जो डालहौजी लेकर आए थे, और इसकी वजह से बंगाल पूरा का पूरा रिन्यूड मतलब डिस्ट्रॉय, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने पावर कलेक्टिंग रेवेन्यू तो कर लिया लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, और जिनको रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके पास पावर नहीं है। ये बंगाल के साथ गेम खेल रहे थे। द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडिया पीसेंट ए डेप्टर। डेप्टर का मतलब कर्ज, डेप्ट का मतलब होता है कर्ज, कि उसको पूरा का पूरा कर्जे में डुबा दिया था ये रेवेन्यू कलेक्शन कर करके। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लोथ इंडस्ट्रीज। और जो हमारी इंडियन क्लोथ्स इंडस्ट्री थी उनके ऊपर भी टैक्स कभी कभी बढ़ा देते थे, कभी कभी कम कर देते थे। दे अडॉप्टेड वेरियस डिसेटफुल प्रैक्टिसेस टू रिन्यू द prosperous Indian industries because of which it completely collapsed। अब क्या था कि वहाँ के लोग चलाएंगे तो ठीक है इंडस्ट्री, अगर नहीं चला रहे तो उनको मार मार के चलाया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, उसके बाद भी उनसे पैसा लेते ही थे। द इंडियन आर्टिसंस बिकम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। और इंडियन आर्टिसंस क्या हो गए, सारे के सारे पुअर और अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि उनके पास काम करने को कुछ नहीं था, बेचने को कुछ नहीं था और खाने को कुछ नहीं था। करे भी तो करे क्या बेचारे लोग, हालत बहुत ख़राब थी बेचारों की। द कंपनी ट्रेडर्स फोर्स द वीवर्स ऑफ बंगाल टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ क्लोथ इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या था, कंपनी ने ज़बरदस्ती उन लोगों से ट्रीटी साइन करवा ली या कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि उनको कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, मतलब उनके पास कम टाइम में ज़्यादा काम करके देना। इफ़ द वीवर्स रिफ्यूज़ ही वुड बी पनिश बाय बीइंग लैस्ड और जेल। अगर वो रिफ्यूज़ करे, मना करे, तो उनको पनिशमेंट क्या मिलती थी, लास्ट, मारा जाता था और जेल में डाल देते थे। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेजेस वेर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस, बट अंडर द कंपनी दे बिकम डिपेंडेंट एंड पुअर। कंपनी आने के पहले इंडियन विलेजेस क्या थे, अपने खुद के ऊपर डिपेंड थे, सेल्फ रिलायंट थे, प्रॉस्परस थे, बहुत पैसा था, समृद्धि सब कुछ थी। जैसे ही कंपनी आई वो लोग कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए और गरीब भी हो गए। During the rule of the East India Company, the first railway line between Mumbai and Thane and steamer service between India and England was started and development of the ports in Mumbai। अब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे फर्स्ट रेलवे लाइन चालू हुई थी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। स्टीमर्स बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड भी चालू हुआ, ये सब उनके फ़ायदे के लिए था, हमारे फ़ायदे के लिए कुछ नहीं था। एंड पोर्ट्स इन मुंबई, मद्रास, चेन्नई एंड कोलकाता ऑल्सो टुक प्लेस। ये सारी चीज़ें रेलवे लाइन के थ्रू मुंबई थाने था, तो वहाँ पे प्रोडक्शन जो भी होता था सारे गुड्स पार्सल करवाने के लिए उन लोगों ने इंडियन रेलवे चालू किया। स्टीमर चालू किया, इंडिया इंग्लैंड से सी रूट से कोई चीज़ लेकर आनी हो और जानी हो तो वो चालू किया। और मुंबई, मद्रास, चेन्नई एंड कोलकाता में क्या बना दिया, पोर्ट बना दिया, मतलब बंदरगाह बना दिया अपना। सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल। During the British administration, the spirit of freedom of speech and thought developed among people due to the development of newspaper। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू न्यूज़पेपर का डेवलपमेंट हो चुका था, तो हमारे लोगों में थोड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की ताकत भी जाग गई थी और आज़ादी की थोड़ा डिमांड बढ़ चुकी थी। इन द इंडियन सोसाइटी सर्टन रॉन्ग सोशल कस्टम्स, राइट्स एंड रिचुअल्स वेर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, लाइक सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा। अब क्या है, उस टाइम पर हमारी इंडियन सोसाइटी में एक रॉन्ग रिचुअल्स चलते थे, कस्टम था, रीति रिवाज थे कि सती सिस्टम, जिसके अंदर हस्बैंड अगर मर गया तो वाइफ को भी क्या होना पड़ता था ऑटोमेटिकली, या फिर ज़बरदस्ती जला देते थे या मार देते थे, उसके जो सती जलती थी उस पर ही। फीमेल इन्फेंटिसाइड, अगर फीमेल चाइल्ड हो तो उसको मार दिया जाता था या फिर अबॉर्ट कर दिया जाता था। चाइल्ड मैरिजेस, बाल विवाह बचपन में ही कर दिया जाता था।
राजा राम मोहन रॉय, दुर्गा राम मेहता, भीमराव जी, मलबरा एक्सेट्रा वेयर द stalwarts whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of ब्रिटिशर्स की हेल्प लेकर राजा राम मोहन रॉय, दुर्गा राम मेहता, मालबरिया एक्सेट्रा इन लोगों ने क्या किया, पास किया लॉ. एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया वाज एंग्लिलाइज्ड देयर वाज अ डिमांड फॉर पीपल विद नॉलेज ऑफ इंग्लिश. अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो उसमें इंग्लिश बोलने वालों की डिमांड बढ़ रही थी. English education began to be imparted in India due to Lord Macaulay's endeavors as recommended by. अब क्या है, इंग्लिश की एजुकेशन की डिमांड बढ़ रही थी, उन्होंने चालू किया था लॉर्ड मैकॉलेस एंडोवर ने. एज रिकमेंडेड बाय चार्ल्स वुड यूनिवर्सिटीज़ वेयर एस्टेब्लिश इन मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता. जैसा कि चार्ल्स वुड ने बताया था, तो मद्रास, मुंबई एंड केरला में क्या हुआ, इंग्लिश सिखाने की इंस्टीट्यूट्स और सारे इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश हो गए, बना दी गई. A whole class of people with knowledge of English developed because of English education. With the passage of time, this group made demands for social reforms and gave momentum to the process of reforms. अब क्या है, यूनिवर्सिटीज़ बन गई थी, तो बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलने वाले बाहर आ चुके थे पढ़ लिख कर. तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इन लोगों की डिमांड्स बढ़ती गई, सोशल रिफॉर्म्स, और इनको आज़ादी चाहिए थी. अब कंक्लूजन निकल के क्या आता है, थस द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया बीइंग अलाउड बाय द प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी. वो यहाँ पर आए थे बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी से, अपॉर्चुनिटी मिला था, जो प्रॉस्परस था, बहुत इंडिया समृद्धि थी, और यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस करने के चांसेस थे. द कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस सर्टन गुड एंड बैड रिजल्ट इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोशल एंड कल्चरल फील्ड्स. कंपनी ने रूल किया, कुछ अच्छी चीज़ें दी और कुछ बहुत सारी ख़राब चीज़ें दी. कौन से फील्ड में, राजनीति में, इकोनॉमी, पैसे में, सामाजिक, कल्चरल, इस ये सब चीज़ों में. द कंपनी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मेकिंग इंग्लैंड प्रॉस्परस एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया. उन्होंने सिर्फ एक ही मोटिव रखा कि किसको अच्छा बनाना है, प्रॉस्परस किसको करना है, इंग्लैंड को अच्छा बनाएंगे. मतलब उसकी कीमत क्या चुकाई, इंडिया को बर्बाद करके किसको अच्छा बनाया, इंग्लैंड को. एंड द रिफॉर्म्स दे मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर ओन इंटरेस्ट इनडायरेक्टली प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया. और जो उन लोगों ने नीति अपनाई थी, मतलब जैसे भी रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, वो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं जाकर इंग्लैंड को ही भारी पड़ी और हम लोगों का फ़ायदा हो गया इनडायरेक्टली, गलती से. अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना. तब तक के लिए गुड बाय.